प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और पिछले वीडियो में जाना गया शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन थे और इसके साथ ही साथ इसका जो फार्मूला था, ये सब कुछ जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और यदि आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। आज के वीडियो में इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो होगा क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जब अभिकारक एवं उत्पाद गैसीय अवस्था में हो। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उसी समय हमने बता रखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जो गणना है कब करेंगे, तो जब अभिकारक और उत्पाद या तो विलयन की अवस्था में हो या अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में हो। जब विलयन की अवस्था में होता है तो सांद्रता के अनुसार उसका मापन किया जाता है, और जब गैसीय अवस्था में होता है तो आंशिक दाब के अनुसार उसका मापन किया जाता है। तो आज हम गैसीय अवस्था में जब अभिकारक और उत्पाद होगा तो उसका मापन हम आंशिक दाब के रूप में किस प्रकार से करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही जो टॉपिक है इस पर हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो हमने बताया क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो कि अभिकारक और उत्पाद विलयन की अवस्था में है, तो उसके लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है वह फार्मूला कौन सा, तो वह फार्मूला ये है, K बराबर 1/T ln और नॉट बटे में R। यदि हम ln को log में बदलते हैं तो 2.303 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो तब हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। और इस फार्मूले को हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, तो वही चीज यहाँ पे नोट किया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K जब अभिकारक तथा उत्पाद किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। तो यहाँ पे हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे कि एक अभिक्रिया लेंगे और उस अभिक्रिया से हम वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और सारी चीजें स्टेप वाइज क्रम से एनसीईआरटी के टॉपिक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है और नोट्स बनाते चलना है। बस यहाँ पे हमने क्या कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K जब अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? तो वही अभिक्रिया हम लेंगे। A गैस की अवस्था में है, गिब्स B ये भी गैस की अवस्था में है, प्लस C ये भी गैस की अवस्था में है। तो अभिकारक भी गैस है और उत्पाद भी गैस है। अब यदि हम समय जो है टाइम t बराबर 0 समय लेते हैं, t बराबर क्या है 0 समय लेते हैं, तब इसका जो आंशिक दाब है, प्रारंभिक आंशिक दाब, इसको हम PI से प्रदर्शित करें, और इसका जो आंशिक दाब है वह 0 होता है, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है तो अभिकारक खपत नहीं होगा और उत्पाद नहीं बनेगा। तो इसका प्रारंभिक आंशिक दाब तो हमने रख लिया। यदि समय बराबर क्या हो, t हो, तो t समय पर क्या होने वाला है, तो अभिकारक के आंशिक दाब में आएगा कमी और उत्पाद के आंशिक दाब में होगी वृद्धि। तब यहाँ पे अभिकारक का आंशिक दाब क्या है, तो Pa है। तब ये जो हो जाएगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा Pb और ये हो जाएगा Pc। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि समय t पर कुछ समय तक अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे अभिकारक के आंशिक दाब में कमी आई और कम होकर के कितना हो गया, Pa के बराबर। अब यहाँ पे उत्पाद के आंशिक दाब में वृद्धि होगी और यह वृद्धि होकर के कितना हो गया, तो Pb और Pc के बराबर। अब कितने में कम हुआ है, इसी प्रारंभिक आंशिक दाब में कम हुआ है। इसका मतलब है कि Pa बराबर हो जाएगा Pi माइनस x। मान लेते हैं कि x जो है कम हुआ, कितना दाब कम हुआ, x मात्रा। तब क्या होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी वही x की मात्रा, यानी कि Pb बराबर हो जाएगा x और Pc बराबर भी हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें प्राप्त हो गया Pa का मान, Pb का मान और Pc का भी मान। हम यहाँ पे इस फार्मूले को पुट करेंगे और हमें जो है एक फार्मूला प्राप्त होगा,
और वह किसके लिए होगा? जब अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है तब हम उसका वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे। बस आपको कुछ स्टेप का फॉलो करना है और हमारे साथ चलते रहना है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद का आंशिक दाब प्राप्त कर लिया। अब क्या होता है कि आपको बताया गया है कि अभिक्रिया का कुल आंशिक दाब क्या होता है। अभिक्रिया का कुल आंशिक दाब कितना होता है भाई? अभिक्रिया का कुल आंशिक दाब, इसको हम प्रदर्शित करते हैं पीटी से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? पीटी से। तब ये बराबर हो जाएगा जितने आंशिक दाब है उन सभी आंशिक दाबों का योग, वही क्या होगा? अभिक्रिया का कुल आंशिक दाब होगा। यानी कि पीटी बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसको इक्वेशन कितना बना ले? 1 बना ले। अब हमें पता है कि पीए का मान कितना है, तो पीए का मान है पी आई माइनस एक्स, और पीबी का मान कितना है तो पता है कि x है, और पीसी का मान कितना है तो ये भी x है। यहाँ पे हमने इस मान को दिखा रखा है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में पीए पीबी व पीसी का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 1 में पीए पीबी व पीसी का मान रखने पर यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला है, तब पीटी बराबर हो जाएगा क्या? पीए का मान है पी आई माइनस एक्स, पीबी का मान है एक्स प्लस पीसी का भी मान है एक्स। इतना ही मान है। अब क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस में और यहाँ पे एक्स प्लस में है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तब इसमें बचने वाला है क्या? तो पीटी बराबर पी आई प्लस एक्स। यहीं से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा pt माइनस पी आई। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। इसको बना लेते हैं क्या चीज? तो समीकरण 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर pa का मान दिया हुआ है कि ज्ञात है। यहाँ पे लिखते हैं भाई ज्ञात है। सभी चीजों को ध्यानपूर्वक समझना है, और जो यहाँ पे आएगा इससे भी रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा इसी वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हमने क्या कहा कि ज्ञात है यहाँ पे पीए बराबर पी आई माइनस पी एक्स। पीए बराबर कितना होता है? पी आई माइनस एक्स। यही होता है ना, पी आई माइनस एक्स होता है। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में x का मान रखेंगे, जो कि हमें समीकरण 2 में x का मान ज्ञात हो चुका है। तो यही चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि समीकरण 2 से x का मान इस समीकरण में, ये वाले समीकरण में रखने पर क्या होने वाला है? तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं कि x का मान रख देते हैं। ठीक, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तब ये हो जाएगा पीए बराबर पी आई माइनस एक्स का मान कितना है? इतना है। तो ये होगा पीटी माइनस पी आई। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तब पीए बराबर हो जाएगा पी आई माइनस पीटी, और प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा कितना? तो प्लस हो जाएगा पी आई। यही होगा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक पी आई है और यहाँ पे एक पी आई है, तो ये हो जाएगा 2 पी आई। मतलब कि पी ए बराबर होने वाला है 2 पी आई माइनस पी टी। तब हमें यहाँ पे पी आई का जो वैल्यू है वह प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? तो करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो फार्मूला है वह फार्मूला क्या है? तो ये प्राप्त हुआ है फार्मूला, क्या चीज? तो
ये फार्मूला प्राप्त हुआ है k बराबर 2.303 बटे में t log और यहाँ पे क्या है, ये मान है प्रारंभिक सांद्रता और इसके स्थान पे हम ले लेंगे प्रारंभिक आंशिक दाब। तब ये हो जाएगा PI बटे में क्या है, t समय बाद जो दाब बचा है वो कितना है, PA, क्योंकि t समय बाद जो सांद्रता होता था वो R होता था और उसी के स्थान पे हम PA लेंगे, t समय बाद का आंशिक दाब, यानी कि ये हो जाएगा PA। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस समीकरण में हमें PA का मान यहाँ पे पता है और इसी PA के मान को यहाँ पे रख देना है। रखते हैं यहाँ पे, K बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में T और ये हो जाएगा log PI बटे में PA का मान कितना है 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT। तो एक फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया और ये जो फार्मूला है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको भी हम हल कराएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है और जो चीजें समझ में आ रही है जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चल रहा है सब कुछ NCERT है और हिंदी में है और स्पष्ट रूप से व्याख्यात्मक अध्ययन किया जा रहा है। बस विस्तार से बताया जा रहा है, आपको समझने की जरूरत है और यदि समझ में आता है तो जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो दिखाते हैं यहाँ पे कि हमें जो K है इसका मान ज्ञात हो गया कब, जब अभिकारक व उत्पाद गैसीय अवस्था में। इसी K के मान को ज्ञात करना था हमें और हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे कहेंगे क्या कि यहाँ पे PI क्या है, PI क्या है और इसके साथ साथ PT क्या है, और सभी तो मान हमें पता है। ये जो है वेग स्थिरांक है, ये समय है और हमें जो मान नहीं पता है उसके मान की हमें गणना करनी है कि आखिर में है क्या, किस चीज का मान है। तो यहाँ पे जो PI है वह प्रारंभिक आंशिक दाब है, किसका, अभिकारक का। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे अभिकारक का प्रारंभिक आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब है क्योंकि यही है PI और यही प्रारंभिक आंशिक दाब है। अब इसमें से T समय बाद जो कमी हुआ है दाब वह PA है और इसी के मान को हमने यहाँ पे रख दिया है PT के रूप में। किसके रूप में, PT के रूप में। तो ये क्या है, तो P समय बाद, T समय बाद ना, T समय बाद अभिकारक का शेष कुल आंशिक दाब। तो ये रहा यहाँ पे PI क्या है, तो अभिकारक की प्रारंभिक आंशिक दाब और PT क्या है, तो T समय बाद अभिकारक का जो शेष दाब बच जाता है आंशिक दाब वो है PT। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे स्पष्ट कर लिया गया और जान लिया गया कि वेग स्थिरांक K का मान कब, जब अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारा चीजें समझ लिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि जो भी बताया गया स्पष्ट बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपने समझ लिया है और आपको इसको नोट करना है, नोट्स बनाते चलना है। तो एक बार आप इसे नोट करें और उसके बाद से हम जानेंगे अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते रहना है। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जाना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जब अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है, और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन थे और फार्मूले थे वो भी सेट किए गए और फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का NCERT टॉपिक नंबर 4.3.3 पढ़ेंगे और जो है क्या, अभिक्रिया का अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाना है और हमारे साथ समझना है। बहुत ही आसान करेंगे इस टॉपिक को। समझते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु है क्या। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारकों
के द्वारा होती है और उत्पाद बनता है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने में वह समय अंतराल जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, जिस समय पर वही समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। यानी कि अभिकारक अभिक्रिया कर रहा है तो ऐसा कोई समय जरूर आएगा जिसमें कि वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वही समय अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। हमने क्या कहा कि वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिकारक अभिक्रिया के घटित होने के दौरान अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वही अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। और यही चीजें यहाँ पे नोट भी किया गया है कि वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के फलस्वरूप अपने प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, वही अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाती है। समझ में आ गया बात। अब इस अर्ध आयु को हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो अर्ध आयु को टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? तो लिखते हैं यहाँ पे इसे टी हाफ, यानी कि टी 1/2, ध्यान देना है, टी 1/2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन? तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए वेग समीकरण ज्ञात किया गया, यानी कि वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात किया गया। और दूसरा क्या? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान प्राप्त कर लिया गया है, फार्मूला हमारे पास है। और उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? अब अर्ध आयु निकालनी है। क्या निकालना है? अर्ध आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ, किसके लिए? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान पता है कि नहीं? पिछले जो वीडियो है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है। तो चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पता है क्या? k बराबर r0 माइनस r बटे में क्या? t। ये चीजें हमने पहले बता रखा है कि k बराबर r0 माइनस r बटे में t, ये वेग स्थिरांक हमने पहले प्राप्त कर रखा है। अब अभिक्रिया अर्ध आयु निकालना है। इस अभिक्रिया का क्या निकालना है? अर्ध आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध आयु के लिए जो टी होता है क्या हो जाता है? टी हाफ हो जाता है। और अभिकारक की जो सांद्रता क्या हो जाता है? तो अपनी प्रारंभिक सांद्रता को R0 से डिनोट करते हैं और उसका कितना रह जाता है? आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, यानी कि R जो होता है वह हो जाता है कितना? R0 बटे में 2, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यहाँ पे टी हाफ क्या है? तो अभिक्रिया की अर्ध आयु है, जो कि हमने यहाँ पे बता रखा है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है और समीकरण 1 में हमें टी और आर का मान रखना है, तो रख देते हैं। समीकरण 1 में टी व आर का मान रखने पर आर का मान रख देते हैं, तब समीकरण 1 क्या है? तो k बराबर है R0 माइनस इस r के स्थान पे ये मान रखेंगे तो हो जाएगा R0 बटे में 2, और पूरे का बटा कितना है? t, और t के स्थान पे हम क्या लगाएंगे? टी हाफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी हाफ। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि
इसका जो पूरा मान है वह 1 है और इसका मान है आधा। एक में से यदि आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचने वाला है। इस टी हाफ को यहाँ पे लेकर के आते हैं और के को यहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें अर्ध आयु ही ज्ञात करनी है। तो क्या कहा हमने, टी हाफ को हम यहाँ पे ला दिए 1/2 बराबर, इसमें से एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी कि R0/2 बच गया। और ये वाला इधर आया तो क्या हो गया, के हो गया। हमें यहाँ पे एक फार्मूला प्राप्त हुआ और ये फार्मूला कैसा है, यही फार्मूला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए अर्ध आयु। यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या है, तो अर्ध आयु है। तो टी हाफ बराबर यहाँ पे R0/2 के। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो टी हाफ है, दो कंडीशन इसके लिए है, ये समानुपाती है R0 का, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का। इसका मतलब है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जितना अधिक होगा टी हाफ उतना ही अधिक आने वाला है अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु उतना ही अधिक आने वाला है। और ये सांद्रता जितना कम होगा अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान उतना ही कम आने वाला है। किसके लिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे जो टी हाफ है व्युत्क्रमानुपाती है के। तो यहाँ पे जो के है क्या है, तो वेग स्थिरांक है, जो कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है कि अभिक्रिया मंद गति से हो रही है कि अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है। यदि अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो उसका अर्ध आयु कम आने वाला है, और यदि अभिक्रिया जो है मंद गति से हो रही है तो उसका जो अर्ध आयु है वह अधिक आने वाला है। तो ये रहा कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या चीज, तो अर्ध आयु। इसकी गणना हमने कर रखा है। अब बात करेंगे, अब बात करने वाले हैं क्या, तो शून्य कोटि का तो हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करेंगे। क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करना है। क्या होने वाला है, तो इसके लिए भी हमें वेग स्थिरांक का मान पता है, हमने पहले ज्ञात कर रखा है, तो वही चीज यहाँ पे रखेंगे। चूंकि हमें पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो के बराबर पता है कि 2.303/T log R0/R। यह मान हमने पहले बता रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हमें पता है। अब पता है कि यह जो अभिक्रिया है इसका हमें अर्ध आयु निकालना है। क्या निकालना है, अर्ध आयु। तो यही लिखेंगे अर्ध आयु के लिए ये जो टी होता है ये हो जाता है टी हाफ। टी बराबर होता है क्या, टी हाफ। और जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक जो है अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, यही हमने बताया। अब क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने इसको समीकरण 1 बनाया और समीकरण 1 में R और T का मान रख देंगे, क्योंकि हमारे पास T भी है और R का भी मान है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में T व R का मान रखने पर समीकरण 1 में T व R का मान रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 में कितना मान आने वाला है, तब यही समीकरण 1 है, के बराबर क्या, तो 2.303 में टी के स्थान पे रख देते हैं टी हाफ, और लॉग हो जाएगा R0
बटे में R के स्थान पे हम ये मान रख देंगे, तो R0 बटे में 2, यही होगा। अब क्या करते हैं, R0 से R0 को कैंसिल करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, T को इधर लेकर के जाते हैं, K को इधर, क्योंकि हमें अर्ध आयु ही ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अर्ध आयु। तब T हाफ बराबर होने वाला है क्या? 2.303 बटे में K log 2, log 2। तो log टेबल में log 2 का मान आपको ज्ञात करना है। क्या होता है log 2 का मान? तो चूंकि log 2 बराबर होता है 0.3010, यह मान आपको देखना है और इतने के ही बराबर होता है। तब क्या करेंगे, log 2 के स्थान पे यह मान रख देंगे। तब t हाफ बराबर होगा 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010। अब इसमें इतने का गुणा करना है, इसमें इतने का गुणा करना है, और गुणा करेंगे तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात हो जाएंगी। तब हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, तो टी हाफ बराबर ये निकल करके आएगा, इतना गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 बटे में के, 0.693 बटे में के, यह मान यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु भी, जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना चाह रहे थे वह हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अर्ध आयु ज्ञात कर लिया। अर्ध आयु होता क्या है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित हो रही है तो वह समय अंतराल जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। इसके बाद से जाना गया शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लागू करेंगे यहाँ पे, टी हाफ समानुपाती होगा किसका, के का। इसका मतलब है कि वेग स्थिरांक यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से हो रही है या तीव्र गति से हो रही है। तो मंद गति से हो रही है तो यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे अर्ध आयु यदि मंद गति से हो रही है तो अर्ध आयु यहाँ पे कम आने वाला है, और यदि रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो अर्ध आयु यहाँ पे कम आने वाला है। तो बस यही चीज है यहाँ पे। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें समझा होगा। एक बात और करेंगे यहाँ पे, देखा जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर तो निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपको ये सारा चीज करके दिखाना पड़ेगा जो यहाँ पे किया गया। बस आपको रिपीट करना है 1-2 बार, आपके लिए भी ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने समझ रखा इस सारी चीजों को। ऐसा कुछ था ही नहीं जो समझ से बाहर था, तो सारी चीजें यहाँ पे दिखा दिया गया। अब आपको करना क्या है कि इस टॉपिक को नोट करना है और उसके बाद से हम बताएंगे कि इससे रिलेटेड कुछ किताब में एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों को करेंगे हल। तो फटाफट इसे आप नोट करें। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जाना शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। इसके साथ ही साथ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जब अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, और इससे रिलेटेड जो फार्मूला था उसे भी यहाँ पे सेट किया गया। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, अब उसी एग्जाम्पल को किया जाएगा हल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एग्जाम्पल नंबर है 4.2। उदाहरण नंबर है कौन सा, उदाहरण 4.2 नहीं 4.5 है, एग्जाम्पल नंबर है 4.5। 4.4 तक हमने हल कर रखा है। क्या है, क्या कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2।
इसमें क्या कर रहा है कि 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर थी। क्या प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है, R नॉट का मान जो है दे रखा है कितना, 1.24 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर। उसके बाद से क्या कहा जा रहा है कि यह 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर रह गई। मतलब कि 60 मिनट दे रखा है, यानी कि टाइम टी दे रखा है 60 मिनट, 60 मिनट। तब कितना रह गया, मतलब कि आर का मान दिया है 0.20 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। किसका गणना करना है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी कि के की गणना करनी है। तो यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है। अभिक्रिया किसकी है, तो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की, यही है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसका वेग स्थिरांक पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि की। तो करना क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया। तो यहाँ पे करना क्या है, सारा डाटा तो दे रखा है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला बताया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, और उस पर आपको इस डाटे को रख देना है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होगा। कैसे होगा, ध्यान देते हैं यहाँ पे कि बताया गया है, चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक k का जो मान होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बटे में आर, यही होता है ना। ये फार्मूला है और इस फार्मूले पे ये जो वैल्यू दे रखा है उसको रखना है और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, एक चीज़ और एनसीईआरटी में R1 R2 करके दे रखा है और T1 T2 करके दे रखा है। तो T1 T2 क्या है, वही समय अंतराल जो कि T उसका मान आ रहा है, और R1 R2 क्या है, तो R1 प्रारंभिक सांद्रता है और R2 जो है T समय बाद की सांद्रता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। तो आप ये फार्मूला लगाएं या बुक में जो दिया हुआ है उस फार्मूले को लगाएं, एक ही चीज है, इधर उधर की बातें नहीं है, विचलित नहीं होना है। सब कुछ जो है यहाँ पे स्पष्ट कर दिया जा रहा है। तो देखना है यहाँ पे आर नॉट का मान दे रखा है, आर का भी मान यहाँ पे दे रखा है और टी का भी मान यहाँ पे दे रखा है। तब इसी मान को रखते हैं, तब हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे में टी का मान दिया है 60 मिनट और इनटू लॉग आर का मान, आर नॉट का मान कितना है, तो 1.24 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर और बटे में आर का मान कितना दिया है 0.20 गुणे 10 पर घात -2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर हो जाएगा कैंसल। अब देखना है यहाँ पे इस 10 पर घात -2 से 10 पर घात -2 हो जाएगा कैंसल। अब ये जो दशमलव है इस दशमलव को हटा देते हैं क्योंकि दोनों 2 अंक के पे दशमलव है। तब क्या होगा, तो k बराबर होगा 2.303 बटे में 60 मिनट और उसके बाद से हो जाएगा log 124/20। अब इसको इससे कटाते हैं, 124 को 20 से घटाते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम जाएगा पहली बार, उसके बाद से 4 बचा, फिर 2 टाइम जाएगा और आगे यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 यानी कि 1 दशमलव, तो 6.2 आ गया। यहाँ पे इसका मान कितना आया देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया मान k बराबर 2.303 बटे में 60 मिनट इंटू लॉग 62 या 6.2 आया है यहाँ पे मान। अब हमें log
6.2 का मान ज्ञात करना है। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, लॉग टेबल में देखेंगे। किताब के सबसे पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है और वहां पे हमें क्या करना है, 62 का मान शून्य पर देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो पॉइंट 6.2 है, इसको हम कह रहे हैं कि ये 62 है। कितना है 62 और आगे के मान है 0, तो 62 के मान को शून्य पर देखेंगे। क्या करेंगे, लॉग टेबल में 62 का मान शून्य पर देखने पर, कितना मान है देखने पर, ये कितना मान होगा तो ध्यान देना है, यह मान हो जाएगा 7924। आपको देखना है लॉग टेबल में 62 का मान किस पे, शून्य पे, और सबसे पीछे किताब के दे रखा है। तो यहाँ पे इतना मान है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि ये 6.2 है, 62 नहीं है, 62 का मान हमने निकाला है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0.7924, यह मान आएगा। अब इसी मान को यहाँ पे रख देते हैं तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 60 मिनट इंटू हो जाएगा 0.7924। अब क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 60 से भाग देते हैं, तो कितना मान आने वाला है हमने कैलकुलेशन कर रखा है, आपको भी कैलकुलेशन करना है साथ ही, तब जो है अभ्यास बना रहेगा और एग्जामिनेशन में आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं k का मान हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें और 60 से भाग दें, तो यह मान आने वाला है 0.034। ये मिनट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मिनट इनवर्स, यानी कि प्रति मिनट। तो यहाँ पे k का मान आ गया और इसी k के मान की गणना यहाँ पे करनी थी। तो बहुत ही आसान था इसको हल करना। इसके साथ ही साथ अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा उदाहरण नंबर 4.6। तो इसे आप एक बार नोट करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4.6। कौन सा, 4.6। ये क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और उसके बाद से ये जो आंकड़ा है वो क्या है, उस आंकड़े को यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले है क्रम संख्या, उसके बाद से यहाँ पे है समय सेकंड में, और यहाँ पे क्या है तो कुल दाब है, कुल दाब, और ये किस में है, एटीएम में है, एटमॉस्फेयर में है। अब क्या कर रहा है कि क्रम संख्या 1 पे समय है 0 और कुल दाब कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर। उसके बाद से 2 पे क्या है तो समय है 100 सेकेंड और कुल दाब है 0.512। यह मान जो है यहाँ पे दे रखा है। अब पूछ क्या रहे, पूछ रहे वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसका, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के की गणना करनी है यहाँ पे। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पे अभिकारक के जो आंशिक दाब है ये दे रखा है। जब दाब दिया जाता है तो उस पर हमने जो फार्मूला प्राप्त किया था वह फार्मूला यहाँ पे लगाना है और जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट करना है। तो उसके लिए भी इसी वीडियो में हमने फार्मूला डिराइव किया, फार्मूले को हमने सेट किया और वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो अभिक्रिया है कौन सी है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या किया था, गैसीय अवस्था के लिए जो वेग स्थिरांक है उसका मान निकाल रखा है। क्या, तो प्रथम गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
वेग स्थिरांक हमने ज्ञात कर रखा है, क्या k बराबर कितना 0 ऐसा नहीं, वेग बराबर 2.303 बटे में t log pi बटे में 2pi माइनस pt। यह जो फार्मूला है हमने पहले बता रखा है। अब इसमें pi कौन सा है, तो प्रारंभिक दाब कौन सा है, तो t का मान यदि शून्य है तो यही प्रारंभिक दाब है, यानी कि pi बराबर इतना मान दे रखा है, और t समय बाद कितना बचा हुआ है, इतना, तो यही क्या है, pt है, यही क्या है, pt है। तो यहाँ पे pi और pt का मान हमें पता है। यहाँ पे ये शून्य समय है और यहाँ पे ये समय क्या है, तो इस t के बराबर है, तो t बराबर है 100। अब ये मान जो है यहाँ पे हम रखेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा हल। देखते हैं कैसे, तो k बराबर होगा 2.303 बटे में t log, अब pi के स्थान पे हम ये मान रखते हैं 0.5 और बटे में फिर pi है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5, ये 2 मान है और pi का मान है 0.5 और माइनस हो जाएगा pt का मान दिया हुआ है 0.512। फिर से इसको एक स्टेप आगे लेकर के चलते हैं तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में t का मान कितना है, 100 है, तो 100 हमने लगाया यहाँ पे। ये हो जाएगा log 0.5 बटे में ये मान हो जाएगा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मान होगा और ये कितना है 0.512। अब क्या करते हैं कि एक में से इतने को घटा लेते हैं, तब k बराबर हो जाएगा कितना, तो 2.303 बटे में 100 ये हो जाएगा log 0.5 और बटे में इसका इतना घटाएंगे इसमें से, तो यह जो मान होगा 0.488। आपको घटाना है, इतना ही मान आने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें इससे भाग देंगे और इसमें इससे भाग, तो दे देते हैं भाग, k बराबर हो जाएगा ये 0.0233 log, यदि हम इसमें इतने का भाग देते हैं तो यह जो मान आने वाला है, कितना मान आने वाला है, तो यह मान आएगा 1.051, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1.051। तो यहाँ पे हमें log इतना का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, log टेबल में कितने का मान, ये 10 का मान 5 पर देखने पर, 10 का मान किस पर, 5 पर देखने पर कितना मान आएगा, तो यह जो मान आने वाला है आपको log टेबल में देखना है, हमने पहले से देख रखा है, तो इस मान को यहाँ पे लगाएंगे। यह मान आने वाला है कितना, तो 0.0212, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही पॉइंट लगा लिया, और उसके बाद से इस एक का मान देखना है, तो एक के लिए यह जो मान आता है कितना, तो 4 आता है, जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 6120.0। ठीक है, तो इतना मान आ गया। अब क्या करेंगे कि यह मान यहाँ पे लगा देंगे, तो होगा क्या, k बराबर 0.02303 और इनटू हो जाएगा 0.0216, इसमें इतने का मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि यहाँ पे यह जो मान है, यहाँ पे ये सेकेंड में था, तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे इनटू सेकेंड इनवर्स आएगा, क्योंकि यह जो मान था नीचे था, मात्रक भी लगाना है यहाँ पे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह मान आता है k बराबर 4.98 गुणे 10 पर घात -4 सेकेंड इनवर्स, यानी प्रति सेकेंड, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे गैसीय अवस्था में जब अभिकारक और उत्पाद था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कराया गया, और इसके लिए जो फार्मूला था, ये फार्मूला इसको हमने पहले करा रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, और ऐसा भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। एक बार इसे आप नोट करें और उसके बाद से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, और जो होगा अर्ध आयु से रिलेटेड, तो बस आपको इसे नोट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 4.7, कौन सा है,
उदाहरण नंबर है 4.7। इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखना है। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 गुणे 10 पर घात -14 प्रति सेकेंड पाया गया। यानी कि k का मान दे रखा है यहाँ पे। अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इसके लिए k का मान दे रखा है कितना? तो 5.5 गुणे 10 पर घात -14 प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, यह मान दिया है। उसके बाद से कह क्या रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करनी है। अर्ध आयु, अर्ध आयु यानी कि टी हाफ की गणना करनी है। तो क्या करना है? अर्ध आयु के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु है, इसके लिए हमने फार्मूला बता रखा है। कौन सा फार्मूला है? तो ये हमने बताया क्या कि जो ये फार्मूला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है? अर्ध आयु टी हाफ बराबर होता है, यहां पे लिखते हैं टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान के, 0.693 अपान के। इस के का मान यहाँ पे दे रखा है, के का मान दे रखा है। तो यहाँ पे के का मान लगाते हैं, टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपान के का मान दिया है 5.5 गुणे 10 पर घात -14 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसमें जो है इसका भाग देंगे, तब हो जाएगा टी हाफ बराबर कितना? तो 0.126, ये वाला ऊपर जाएगा, 3 2 हो जाएगा 10 पर घात -14, 10 पर घात -14, और सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड। तो ये इसका आंसर आने वाला है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हल कर लिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल खत्म हो गया 4.7। अब 4.8 एग्जाम्पल है उसको हल करेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है हम तुरंत हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो उदाहरण है वह है 4.8। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दर्शाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु यानी कि टी हाफ का 10 गुना है। क्या कहा जा रहा है कि दर्शाना है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। इसमें कह रहे क्या कि 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो टी हाफ है, समय जो लग रहा है वो कितना है? वह अर्ध आयु का 10 गुना है। क्या कह रहा है? 99.9% पूर्ण होने में जो समय टी है वह 10 गुना है। किसके? तो टी हाफ के, यानी कि अर्ध आयु के। ये कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभिक्रिया है तो उसकी अपनी प्रारंभिक सांद्रता होती है और प्रारंभिक सांद्रता को R0 से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद से जो शेष बचेगी सांद्रता उसको हम R से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं कि इसकी जो सांद्रता है वो पूरा 1 है। कितना है? 1 है। यदि इसमें परसेंटेज की बात करेंगे कि 99.9% पूर्ण कर रहा है, तो इसमें का 100% यदि हम करें तो यह जो मान आने वाला है, यह मान कितना आने वाला है? तो R का जो मान है वह आने वाला है, R बराबर हो जाएगा क्या? तो R बराबर हो जाएगा R0, इसी में से माइनस करेंगे -0.999 R0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 का प्रतिशत यदि हमने माइनस किया तो हमें इतना मान प्राप्त हुआ। इसी R0 में से हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और अभिक्रिया प्रथम कोटि के लिए फार्मूला बताया गया है K का मान। अभिक्रिया
प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तब वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट बटे में आर। यही होता है फार्मूला वेग स्थिरांक के, क्योंकि अभिक्रिया किसकी है, प्रथम कोटि की है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इस आर के मान को रखा जाएगा, तब होने वाला है के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट उसी तरह से रहेगा, और इस आर के मान को रखेंगे तो आर नॉट माइनस 0.999 आर नॉट ये आने वाला है। इस टी को इधर लेकर के जाते हैं और इस के को इधर, क्योंकि इसी टाइम का हमें क्या करना है, दर्शाना है कि अर्ध अभिक्रिया का कितना है, 10 गुना है। ठीक है ना, अर्ध आयु का 10 गुना है, कितना है, 10 गुना। तब यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में के लॉग आर नॉट, और यहाँ से क्या करेंगे, आर नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर नॉट, और कोष्टक में होगा कितना, तो 1 माइनस 0.999 कितना, तो 1 माइनस 0.999 ये मान होगा यहाँ पे। अब क्या किया जाए, यहाँ पे आर नॉट से आर नॉट को कैंसिल कर देते हैं, तब t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में के, और इनटू होगा लॉग 1 बटे में, इसमें से इतना माइनस करेंगे, इतना, इसमें से इतना माइनस करेंगे, इसमें से इतना माइनस, तो कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 0.001 मान। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाते हैं, तो यदि हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे t बराबर 2.303 बटे में के इंटू लॉग, और ये हो जाएगा 10⁻³ बटे में 1। इस 1 का क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक सूत्र पता है, लॉग का एक सूत्र होता है क्या, तो लॉग का सूत्र होता है, यदि लॉग m का पावर n दिया हो तो ये बराबर हो जाता है n log m। तो यहाँ पे क्या है, log 10⁻³ है, तो इसी सूत्र पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, t बराबर करेंगे 2.303 बटे में k, और ये हो जाएगा log 10⁻³ है, इस पर लगाएंगे तो ये 3 log 10 होगा। चूंकि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, log 10 का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तब यहाँ पे 1 का मान लगाएंगे तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में k, और उसके बाद से ये हो जाएगा इंटू 3, और इंटू इसका मान हो जाएगा 1, ये मान होने वाला है। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा t बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 909.6 अपान k, यह मान यहाँ पे आया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है, तो हमने निकाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निकल गया था कितना, t½ बराबर 0.693 बटे में क्या, तो बटे में k। तो यहाँ पे हमें t½ का भी मान ज्ञात है और t का भी मान पता चल गया, इसी की तुलना हमें करना है। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और t बटे में t½ करते हैं, t बटे में t½ इसी की हमें तुलना करना है, दर्शाना है। तो इस t का मान कितना है, तो 6.909 बटे में k, और इस t½ का मान कितना है, तो 0.693 बटे में k, तो यही हो जाएगा इनटू ये जो k का मान है ये ऊपर आ जाएगा,
तब हो जाएगा k बटे में कितना, तो 0.693, k से k कैंसिल हो जाएगा, तब t बटे में t हाफ बराबर हो जाएगा 6.909 बटे में 0.693। अब यदि हम इसका इसमें भाग देते हैं, इसमें जो है इसका भाग देते हैं, तब क्या आने वाला है, तो t बटे में t हाफ बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें इतने का भाग देते हैं तो यह माना जाएगा 10। इसका मतलब है कि t बराबर हो जाएगा, t बराबर 10 गुणे t हाफ। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि इस अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है वो क्या है, 10 गुना है। इसका समय कितना है, 10 गुना। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा, और यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।